नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह लैंडमार्क जजमेंट जिसके आधार पर आप पुराने से पुराने वसीयत को कैंसिल करा सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले चर्चा करें कि वसीयत क्या है। दोस्तों, वसीयत वह टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, वह एक निबंधित दस्तावेज है जिसके आधार पर आप अपने प्रॉपर्टी का अपने जीवन काल के बाद उसका व्यवस्था करने के लिए, उसका बंटवारा करने के लिए एक दस्तावेज बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं, ताकि आपके स्वर्गवास के बाद उस प्रॉपर्टी का देखभाल या उस प्रॉपर्टी का बंटवारा आपके वारिसानों में या किन्हीं लोगों में कैसे हो। कहने का मतलब दोस्तों, विल या वसीयत वह दस्तावेज है जिसके आधार पर आप अपने संपत्ति का इस्तेमाल आपके जीवन काल के बाद किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए जो देते हैं, वह किस आधार पर करेगा वही आपकी इस वसीयत के पेपर में लिखा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वसीयत में लीगल टर्म्स होते हैं, इसीलिए दोस्तों वसीयत को किसी वकील के माध्यम से बनाना आपके लिए ज़रूरी होता है। अन्यथा वसीयत के छोटी छोटी त्रुटि के चलते, छोटे छोटे टेक्निकल टर्म के चलते, लीगल टेक्निकल टर्म के चलते वसीयत को कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों, अगला इसका टर्म एक इसेंशियल टर्म है दोस्तों, कि वसीयत अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पन्ने पर बना तो वसीयतकर्ता को प्रत्येक पन्ने पर दस्तखत करना जरूरी है। दोस्तों, तीसरा लीगल टर्म है दोस्तों, वसीयतकर्ता के समक्ष वसीयतकर्ता के 2 गवाहों का प्रत्येक पन्नों पर, वसीयत के प्रत्येक पन्नों पर दस्तखत करना जरूरी है। दोस्तों, उन दोनों गवाहों के समक्ष, ये चौथा टर्म है दोस्तों, उन दोनों गवाहों के समक्ष वसीयतकर्ता को वसीयत प्रपत्र के प्रत्येक पन्नों पर दस्तखत करना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों विल रजिस्टर्ड भी हो सकता है या अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोस्तों, जैसा एक बिल पर जो मैंने वीडियो बनाया था, जो जनरल वीडियो था, उसमें मैंने बिल की परिभाषा देते हुए कहा था कि बिल रजिस्टर्ड भी होता है, बिल अनरजिस्टर्ड भी होता है। एक सादा पन्ना पर भी अगर आप अपनी संपत्ति का आपके मरने के बाद क्या मतलब उसका डिस्पोज होगा, कैसे होगा, वो संपत्ति का मालिक कौन होगा इत्यादि लिख करके अगर आप कोई वसीयत प्रपत्र छोड़ जाते हैं तो वह सादा प्रपत्र भी वैलिड माना जाता है। दोस्तों, ऐसे रजिस्टर्ड और नोटराइज वसीयत जो है उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, चूँकि इसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलता है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करते हैं उस वसीयत का और नोटरी पब्लिक उसको नोटराइज करते हैं। ऐसी स्थिति में नोटरी पब्लिक और रजिस्ट्रार भी एक गवाह आपके हो गए। अब दोस्तों जानते हैं कि वसीयतकर्ता जब चाहे अपना वसीयत को कैंसिल कर सकता है। एक वसीयतकर्ता अपनी ज़िंदगी में 10 वसीयत बना सकता है, लेकिन जो सबसे अंतिम वसीयत होगा वही मान्य होगा। दोस्तों, उसके पहले का किया गया सारा वसीयत को कैंसिल माना जाएगा। यानी वसीयतकर्ता स्वतंत्र है, जब चाहे अपने वसीयत अपनी ज़िंदगी में कैंसिल कर सकता है। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर हम विचार करते हैं जिसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराना से पुराना वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट का नाम है दोस्तों ललिताबेन जयंतीलाल पटेल बनाम परगनाबेन जामादास कटारिया वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 7434 ऑफ 2006 एंड 7434 ऑफ 2006। इसका SLP लीव नंबर है दोस्तों 17161 ऑफ 2006। अगर आपको यह जजमेंट डाउनलोड करना है तो आप नेट पर जाएं और वहां से आप इस जजमेंट को इस साइटेशन नंबर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने से पुराने वसीयत को आप निम्न आधार पर कैंसिल करा सकते हैं। पहला आधार, वसीयत के प्रत्येक पन्ने पर वसीयतकर्ता का सिग्नेचर यानी दस्तखत या अंगूठे का निशान उसके 2 गवाहों के समक्ष करना जरूरी है, पहला। दूसरा है कैंसिल कराने का आधार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपने इस जजमेंट में कि वसीयतकर्ता के समक्ष वसीयतकर्ता के दोनों गवाह वसीयत के प्रत्येक पन्नों पर अपना अपना दस्तखत बनाएंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कैंसिलेशन के लिए दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि वसीयतकर्ता का इंटेंशन भी देखना होगा, यानी वसीयतकर्ता का इरादा क्या है दोस्तों, इसे भी देखना होगा। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ द एविडेंस एक्ट में इंटेंशन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। दोस्तों, धारा 14 और धारा 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वसीयतकर्ता के इरादा का व्याख्या की गई है दोस्तों, कि वसीयतकर्ता को वसीयत करते समय, अपने प्रॉपर्टी का वसीयत करते समय क्या इरादा था। क्या वह किसी के दबाव में था या वह किसी की दूसरे की संपत्ति को भी डिस्पोज ऑफ कर रहा था वसीयत के माध्यम से, यानी वसीयतकर्ता का क्या इरादा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एविडेंस एक्ट की धारा 14 और 15 के अंदर में व्याख्या की गई है। दोस्तों, अगला पॉइंट है कैंसिलेशन का, विल कैंसिलेशन का दोस्तों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा लैक्स ऑफ टेस्टामेंट्री डिपोजिशन, यानी दोस्तों
उस व्यक्ति का जिसने वसीयत किया उसको अधिकार ही नहीं था करने का। जैसे दोस्तों कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र में अपने संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता। दूसरा है दोस्तों इसी में ग्राउंड, इसी के अंदर में टेस्टामेंट्री डिपोजिशन के अंदर में ही दोस्तों दूसरा है कि वह व्यक्ति जो पागल है वह अपने प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकता। तीसरा है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति पर दबाव डाला गया है, कोई व्यक्ति नाजायज़ प्रभाव में आकर के अगर वसीयत कर देता है तो वैसे वसीयत को कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के द्वारा। अगला है दोस्तों कि अगर वसीयतकर्ता को मालूम नहीं था कि उन्होंने किस किस संपत्ति का वसीयत और क्यों वसीयत किया, ऐसी स्थिति में भी वसीयत को खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपना विल बना ली सादा पन्ने पर और वसीयतकर्ता का सिर्फ अंगूठे का निशान या उसका सिग्नेचर सिर्फ ले लिए, जिससे वसीयतकर्ता को मालूम ही नहीं हुआ कि वसीयत पर क्या लिखा हुआ था। अगर यह बात न्यायालय में साबित हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार उस वसीयत को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगला है पॉइंट दोस्तों, फॉर्जरी के द्वारा आप बिल वसीयत बना दिया गया। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि वसीयतकर्ता जानबूझ करके जालसाजी करके अपने संपत्ति का या किसी दूसरे की भी संपत्ति का वसीयत बनाकर स्वर्गवास कर जाता है, या कोई व्यक्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जो वसीयतकर्ता अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत नहीं बनाया उसकी संपत्ति का एक जाली फरेबी वसीयत बना करके न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है और कहता है इसे प्रोवेट किया जाए क्योंकि इस वसीयत को वसीयतकर्ता ने बनाया था। जबकि दोस्तों वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी मृत्यु के बाद कोई आदमी जाल फरेब करके इस वसीयत को बनाया। अगर यह बात न्यायालय में साबित हो जाती है कि वसीयत फॉर्जरी था, यानी वसीयत जाल फरेब से बनाया गया था, तो वसीयतधारी यानी जिसने वसीयत को न्यायालय में प्रस्तुत किया उसके ऊपर में इंडियन पेनल कोड की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उसे 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और वसीयत तो कैंसिल होगा ही। और अगला है दोस्तों परिवार के सदस्यों के द्वारा बिल को चैलेंज किया जाना, रिवोकेशन ऑफ द बिल बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली। परिवार का कोई भी सदस्य बिल को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के शेयर को कोई भी बिल करता है यानी वसीयत करता अपने वसीयत में नहीं डाल सकता। वसीयत दोस्तों होता है सिर्फ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का या उस व्यक्ति का अपना जितना हिस्सा है उतने तक का। अगर उससे ज़्यादा कोई वसीयत कर दिया, ज़्यादा प्रॉपर्टी का वसीयत कर दिया, जैसे किसी दूसरे भाई का या दूसरे परिवार का प्रॉपर्टी भी है उसे भी वो वसीयत कर दिया, वैसी परिस्थिति में परिवार का वह सदस्य न्यायालय में जाकर के उसे चैलेंज करके उस वसीयत को कैंसिल करा सकता है। दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट ललिताबेन जयंतीलाल पटेल बनाम परगनाबेन जमादास कटारिया के अपने उपरोक्त मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन सा विल यानी कौन सा वसीयत वैलिड है, कौन वसीयत इनवैलिड है और कोई वसीयत को कैसे न्यायालय के द्वारा आप कैंसिल करा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी किसी वसीयत को न्यायालय में कैंसिल कराना है, भले वो वसीयत 40 साल 50 साल पुराना हो, आप इन आधार पर और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को दे करके अपने उस वसीयत को आप कैंसिल करा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।